अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज एक और टॉपिक आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सेंटेंस करेक्शन, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हमें इसमें बड़ा मसला आ रहा है सर, इसका कोई हल निकाल दे। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 घंटे लगातार बैठा हूँ। मैंने सारे पेपर सर्च किए हैं और उन सब पेपर्स में मैंने वो असूल निकाले हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और इन असूलों को अगर आप तैयार कर लेते हैं, इन असूलों को अगर आप समझ लेते हैं, तो बच्चे मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका ये पोर्शन सेंटेंस करेक्शन वाला खाली नहीं जाएगा। आप अपने सारे अटैम्प्ट करके आपको बाकी भी आते होंगे, लेकिन सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप काइंडली मेरे साथ साथ रहें, मेरे साथ साथ समझें। इस वीडियो को बेशक आप डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें और जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है इसको समझें। क्योंकि मैंने ये एफ़र्ट अगर आप लोगों के लिए की है तो मैं ये हक रखता हूँ कि आप लोगों का साथ भी मुझे चाहिए, ताकि आप लोगों को मैं जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है आपको समझाऊँ। तो देखिए, ये 20 असूल है और इन 20 असूलों को स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ग्रामर नहीं आती, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, आप इस बात को एक साइड पे रख दें। सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त मुझे दें और मुझे कोशिश करने दें कि मैं एक ट्राई करने दें कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। इंतहाई आसान असूल हैं और इंतहाई आसान तरीके से मैंने इनको लिखा भी है। तो आप इनको खुद से पढ़े बगैर शायद कुछ समझ जाएं, लेकिन बहुत से आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए सुनना ज़रूरी है। तो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये आप लोगों की खातिर बना रहा हूँ। मैंने आप लोगों की खातिर ये काम किया है, तो आप लोगों का साथ भी मुझे चाहिए। अगर आपने इसमें मार्क्स अच्छे लेने हैं तो इंशाल्लाह ताला मुझ पर भरोसा रखें, आप लोगों को जितना अच्छा हो सकता है मैं गाइड करूँगा। और जब पेपर दे के आएंगे आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे और मुझे आके आपने ये बोलना है कि आपने जो असूल पढ़ाए थे उन्हीं असूलों में से आए हैं। ठीक है, बाकी ये बातें इंशाल्लाह ताला पेपर के बाद होगी। तो चलता हूँ मैं असूलों की तरफ। असूल नंबर 1 है, आसान आसान से करवाता जाता हूँ आपको। तो देखें, पहला असूल ये है कि शीप और डियर के साथ एस नहीं आएगा। तो देखिए, शीप और डियर जब आप इन असूलों को देखना, 20 के 20 असूलों को देख के अगर आपने याद कर लिए, समझ लिए, फिर आप अपने पास पेपर्स किसी को भी उठा लेना, फिर आप देखना आपको कितना आता है कितना नहीं आता। आप देखें, शीप और डियर के साथ एस नहीं आएगा। ये इतनी मुश्किल बात तो नहीं कि आपको नहीं समझ आएगी। शीप और डियर, ना तो शीप्स हो सकता है ना डियर्स हो सकता है। ठीक है, इनके साथ कभी भी एस नहीं आएगा। एक असूल समझ आ गया, आगे चलते हैं। असूल नंबर 2, हेयर। जब पूरे सर के बाल मुराद हों तो एस नहीं लगेगा, लेकिन जब इससे मुराद गिनती के बाल हों तो वाहिद जमा के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब लाइन पढ़ के शायद कुछ बच्चे समझ जाएं, लेकिन कुछ बच्चे जो मेरी तरह अनपढ़ से हैं तो उनको समझ नहीं लगे। अब कैसे है कि हेयर जब पूरे सर के बाल मुराद हो। अच्छा, आप देखिए, आप सिर्फ इतनी सी बात है, आपके पूरे सर के बाल है जिसमें अनकाउंटेबल है, आप इन्हें गिन नहीं सकते आप इसे। ठीक है, आप जब बालों को आप गिन सकते हैं ना, तो ये बालों के साथ एस लग जाएगा। ठीक है, बालों को गिन सकते हैं। अगर आप बालों को नहीं गिन सकते तो उन बालों के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। जैसे देखें, योर हेयर इज करली, योर हेयर इज करली, योर हेयर आर करली। अब देखें, इसमें क्या है कि योर हेयर से मुराद आपके पूरे सर के बाल मुराद है। पूरे सर के बाल मुराद हो तो इस हेयर के साथ कभी भी एस नहीं लगेगा। आप पूरे सर के बाल नहीं गिन सकते, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह कहता हूँ कि आई फाउंड 3 हेयर, आई फाउंड 3 हेयर, आगे सेंटेंस जो भी आप उसको छोड़े, आई फाउंड मुझे मिले हैं 3 हेयर, 3 हेयर। अब जब 3 मतलब 3 मैं गिन सकता हूँ, 3 मैं काउंट कर सकता हूँ, तो फिर जब काउंटिंग में आ सकते हैं तो हम इसके साथ एस लगा सकते हैं। तो ये देखें आप, किस हेयर किस सूरत में एस लगता है और किस सूरत में नहीं एस लगता। अगर अनकाउंटेबल है, अगर आप गिन नहीं सकते, जब आपके पूरे सर के बाल मुराद हों तो उसके साथ एस कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर गिनती के बाल आते हैं, आप देखना हेयर के साथ काउंटिंग आएगी 2 3 4 5, अगर काउंटिंग आती है तो उसके साथ आपने एस लगाना है। ये आसान सा असूल है। नेक्स्ट आता है सीनरी। तो ये भी रूल नंबर 3 है, सीनरी के साथ कभी आई एस नहीं है, सीनरीज कभी नहीं होगा ये। ठीक है, हमेशा सीनरी ही रहेगा। अब जब सेंटेंस करेक्शन में देखें, सीनरीज लिखा हुआ है, फौरन से उसके आगे एस लगा हुआ है तो हटा दें, आई एस लगा तो वो हटा दें।
ये रूल आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है एडवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपको सारे ही इंपॉर्टेंट है सारे पेपर्स के, लेकिन कुछ रूल्स बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। एडवाइस का उसमें और हेयर का उनमें से एक है, एडवाइस है और न्यूज़ है, सॉरी ये ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये न्यूज़ है और वर्क है, ठीक है, न्यू नहीं है, ये न्यूज़ है। एडवाइस न्यूज़ और वर्क के साथ कभी एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा आप देखें, मेरे वालिद ने मुझे नसीहतें की, ठीक है, अब नसीहतें की और टीवी ने बहुत सी खबरें दिखाई, इसी तरह हाँ हमने बहुत काम किए। देखिए तीनों का एडवाइस, हम एडवाइस तो नसीहत को कहते हैं सिंगल एडवाइस के तौर पे, लेकिन अगर नसीहतें होगा तो इसकी जमा कैसे बनाएंगे। अगर न्यूज़ खबर है तो हमने इसकी जमा कैसे बनानी है। अगर वर्क काम है हम इसकी जमा कैसे बनाएंगे। तो याद रखें इनके साथ कभी भी एस का इस्तेमाल करके हम जमा नहीं बनाएंगे। सर देखिए हम एडवाइसेस नहीं करेंगे, हम न्यूज़ नहीं करेंगे, हम वर्क्स नहीं करेंगे। अच्छा अगर नहीं करेंगे तो फिर इनकी जमा कैसे बनेगी। तो इनकी जमा कैसे बनेगी, मैंने नीचे लिखा हुआ है, इन्हें जमा बनाने के लिए पीसीज ऑफ लिखा जाएगा। इन्हें जमा, जैसे देखें एडवाइस है तो अगर हमने इसकी जमा बनानी है हम एडवाइसेस नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, पीसीज ऑफ एडवाइस, बस हमने इनसे पीछे पीसीज ऑफ लिख देना है। इसी तरह न्यूज़ है तो हमने जब इसकी जमा बनानी है तो हम पीसीज ऑफ न्यूज़ कर देंगे। अगर वर्क है हम वर्क्स नहीं करेंगे बल्कि हम पीसीज ऑफ वर्क करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैंने इतनी मुश्किल बात नहीं की कि आपको समझ नहीं आ सकेगी। फिर नेक्स्ट चलता हूँ रूल नंबर 5 की जानिब। रूल नंबर 5 क्या है, देन और एज, ये भी बार बार पूछा गया है, आप इनको पढ़ के बेशक पेपर सॉल्व कर लेना। देन और एज के बाद फाइली, जबकि बिटवीन के बाद मफूली हालत लगेगी। अच्छा आप देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फाइली हालत या मफूली हालत, बहुत से बच्चों को नहीं समझ लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, और जब चीज़ें ना समझ लगे बंदा बोर होना शुरू हो जाता है। तो फिर इसमें आसान सा हल क्या है, देखें आप एक जानिब पे बाएं हाथ पे मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, ऊपर मैंने आपको मैंने समझाने के ऊपर लिख दिया है कि ये फाइली कॉलम है, वो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है मफूली कॉलम है। और देखिए बच्चे, जो फाइली होता है ये उर्दू में से फाइल कहते हैं लेकिन इंग्लिश में से सब्जेक्ट कहते हैं, और जो मफूली होता है उर्दू में से मफूल कहते हैं और इंग्लिश में से ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए ये फाइली वाला और ये मफूली वाला। अच्छा आप देखें, देन और एज के बाद, देन या एज कोई ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, अब देन लगा है या एज लगा है, ये दो चीज़ें आप याद रखनी है आपने, देन लगा है या एज लगा है, और देन आज एज के बाद आपने हमेशा फाइल लगाना है, ठीक है। अब देन के बाद हिम लगा है तो हिम को आपने ही में चेंज कर देना है, देन के बाद हर लगा है तो हर को आपने शी में चेंज कर देना है। इसी तरह देन के साथ एज भी है, अगर एज के साथ मी लगा है तो मी को आपने आई में चेंज कर देना है। ये है देन और एज की सूरत में आपने फाइल वाले यूज़ करने हैं, जबकि बिटवीन आता है, बिटवीन के साथ आप लेट को भी ऐड कर ले, ठीक है, एलिटी लेट, और जबकि लेट या बिटवीन के बाद हमेशा मफूली हालत के लेट और बिटवीन के बाद हमने ही नहीं लगाना, हमने ही को हिम में चेंज कर देना है, शी है तो हर में चेंज कर देना है, आई है तो मी में चेंज कर देना है, वी है तो अस में चेंज कर देना है, दे है तो दम में चेंज कर देना है। तो ये आपका रूल नंबर 5 हो गया। फिर आगे आते हैं रूल नंबर 6 की जानिब। बड़े जानदारों के लिए हु, जबकि छोटों के लिए विच या डैट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मिलता जुलता आपको एक और बात भी बताऊंगा। देखिए बड़े जानदार, ऊँट हो गया, इंसान हो गया, ये जो बड़े जानदार है, घोड़ा भी हो गया, बड़े जानदार जो होते हैं उनके लिए हु का इस्तेमाल होता है। जब भी आप देखिए आपस में विच या डैट लगा है उसको रेज करके आपने हु लिख देना है। जबकि छोटे छोटे चिड़िया होती है, जो छोटे छोटे जानदार आपको पता है, कुत्ता बिल्ली ये वगैरह सारे, ये छोटे जानदार, उनके लिए विच या डैट का इस्तेमाल। मुश्किल बात नहीं की, इंसानों के लिए या बड़े जानवरों के लिए हाथी, ऊँट हो गया, ज़राफ़ा हो गया, तो इनके लिए आपने हु का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा ये छोटे जानदार होते हैं उनके लिए विच या डैट का इस्तेमाल। देखिए इससे भी आसान को लिए आपको बताऊं तो आप देखें, विच और डैट लिखा होगा तो आप उसको हु में चेंज कर दें, अगर हु लिखा है तो उसको आपको विच या डैट में चेंज कर दें। ये एक आसान सा असूल है। और इसके साथ आप मिलता जुलता असूल ये है कि अगर आप देखें किसी सेंटेंस में हु, विच या डैट इस्तेमाल हुए हैं, ये इसके साथ मिलता जुलता रूल है, ठीक है। आपकी याद आने के लिए, अगर किसी सेंटेंस में हु, विच या डैट यूज़ हुए हुए हैं तो फिर आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगेगा, आगे कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है तो आप उसको हटा दें, ठीक है। अब जैसे देखिए द बॉय
हु आई सा, द बॉय हु आई सा ही वॉज गोइंग टू द रोड। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने बोला है द बॉय हु आई सा, अब द बॉय मैंने लिखा है, हु लिखा है, हु आई सा ही वॉज गोइंग टू द रोड। अब जब हु आ गया सेंटेंस के अंदर, फिर आगे सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट में अगर देखें ऊपर ही है, शी है, आई है, हुई है, दे है, उसको आप रेज कर दें। ये आप याद रखना, मुश्किल बात नहीं आपको कही कि अगर सेंटेंस में हु, विच या डैट आ जाता है तो आप क्या करोगे, अगर इस सेंटेंस में आगे कोई सब्जेक्ट लगा हुआ है या फाइल कोई लगा हुआ है तो आप ही, शीट, आई, हुई, दे अगर लगे हैं तो आप उसको हटा दो। ये असूल 6 के साथ मिलता जुलता था, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। और रूल नंबर 7 जो है, रूल नंबर 7, ईच, एवरी, मैनी, नन, 4 है। और ईच, एवरी और नन, ये 4 आप देख ले, आप मैनी आ, इन चारों को अगर सेंटेंस के शुरू में देखते हैं तो आप हमेशा वर्ब सिंगल वाला लगाएंगे। इन चारों को अगर आप सेंटेंस के शुरू में देखते हैं, ईच है, एवरी है, मैनी है या नन है वगैरह के साथ वर्ब हमेशा वाहिद। अच्छा वाहिद वर्ब, आपको वर्ब भी नहीं पता होगा तो मैंने दोनों को कॉलम बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, वाहिद वर्ब इज, वाज, हैव, ये वाहिद होते हैं, और जमा वर्ब आर, वर, हैव। अच्छा आप देखें वाहिद होगा, वाहिद कैसे होगा कि देखें आर लगा तो आर को आप इज में चेंज कर दें, वर लगा तो आप वाज में चेंज कर दें, हैव लगा तो हैज में चेंज कर दें। सिंपल सी बात है से आप, ये रूल नंबर 7, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप मेरे साथ चल रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। फिर रूल नंबर 8 की तरफ चलती है। आसान सा रूल है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, जूनियर के बाद टू का इस्तेमाल। कोई आपके पास सेंटेंस ऐसा आता है, ही इज़ जूनियर, ही इज़ जूनियर, ही इज़ इन्फीरियर। अब देखें ही इज़ सुपीरियर। इसी तरह ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में आई ओ आर आता है, आपको नज़र आ रहा है इसके, ये तीनों के लास्ट में आई ओ आर। इसी तरह अगर इसके अलावा कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें आई और, जैसे प्रायर भी है, इसके बाद आप हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई और लफ्ज़ लिखा है आप उसको काट के उसकी जगह पे टू लगा देंगे। ये रूल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। फिर आगे आते हैं रूल नंबर 9 के बाद। 9 के दी के बाद थर्ड डिग्री ई एस टी का इजाफा किया जाता है। अच्छा थर्ड डिग्री क्या, आप देखें इतना तो आपको मैं किसी बात में उलझाता नहीं, किसी ग्रामर में उलझाता नहीं, आपको मैं कोई ग्रामर नहीं समझाता, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट। अब ये तो आपने सुन रखे हैं ना, तीन है, स्मॉल है, फिर स्मॉलर है, फिर स्मॉलेस्ट है। अब देखो स्मॉल पहला हो गया, स्मॉलर दूसरा हो गया, स्मॉलेस्ट तीसरा हो गया, टाल पहला हो गया। इसी तरह आपने बेशुमार वर्ड और भी खुद से बता सकते हैं। देखिए ई एस टी वाले वर्ड जो होते हैं उनसे पहले आपने दी लगाना है, ठीक है। अब इस तरह उलट भी हो सकता है, मैंने आपको बताया ई एस टी वाले वर्ड के पहले दी लगेगा। इसको मैं उल्टा करके बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दी के बाद वाले वर्ड पे ई एस टी वाले वर्ड लगेंगे। बात मुश्किल, ही इज़ द टालेस्ट, ही इज़ द टालेस्ट, टालेस्ट ई एस टी आया, उससे पीछे दी भी लगा, ही इज़ द टालेस्ट। अब दी और तीनों जो डिग्री है ये दोनों एक साथ आएंगे, या दी के बाद तीसरी डिग्री आएगी, ये आपको मैंने बताया, और तीसरी डिग्री से पहले दी आएगा। उसी बात को मैंने उल्टा करके बोल दिया। तो ये दोनों तरह से है, हो सकता है तीसरी डिग्री आए, पीछे दी आपने खुद लगाना है, हो सकता है दी आए, आगे तीसरी डिग्री आपने खुद लगानी है। कैसे तीसरी डिग्री खुद लगानी है, ही इज़ द टाल, ही इज़ द स्मॉल, ऐसे करके आएगा। तो आपने टाल को टालेस्ट में चेंज करना है, या ऐसे होगा ही इज़ द टालर, टालर आएगा तो आपने टालर को टालेस्ट में चेंज कर देना है। तो ई एस टी लगाना है, दी के आगे ई एस टी लगाए या ई एस टी से पीछे दी लगाए। ये आसान सा रूल है। उसके बाद रूल नंबर 10 की तरफ चलता हूँ। एगो है, लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार तकरीबन हर पेपर में रिपीट हुआ है। एगो, लास्ट, यस्टरडे, पास्ट टाइम। अब ये देखें 3-4 वर्ड है। एगो सेंटेंस के लास्ट में आपने देखना है, एगो लगा होगा, लास्ट लगा होगा, यस्टरडे लगा होगा, पास्ट टाइम। यस्टरडे और एगो बहुत लगते हैं सेंटेंस के अंदर। अच्छा आप देखिए इन चारों में से कोई भी रिपीट होता है तो जुमले में सेकंड वर्ब लगा दें। सेकंड वर्ब कैसे, नीचे मैंने मिसाल दी है, राइट है, जिस तरह इसका सेकंड वर्ब रोट है, बहुत से बच्चों को पता भी होगा इसका कि फलां वर्ब का सेकंड वर्ब कौन सा है, क्योंकि आप अभी 4th ईयर क्लास में हो। इतना तो आपको आइडिया होगा कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब की फॉर्म्स दूसरी कौन सी होती है। तो राइट है, रोट है, गो को वेंट में चेंज कर दें। बस आपने सेकंड वर्ब लगाना है, कोई हैज़, हैव, हैड कुछ भी नहीं लगाना। आपका जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऊपर मैंने आपको बताए हैं, वो ही, शी, आई। अब जो भी सब्जेक्ट लगा है उसके बाद फ़ौरन आप सेकंड वर्ब लगा दें। हैज़ लगा हुआ है, हैड लगा हुआ है, और हैव लगा हुआ है, कोई भी आप उसको काट दें। आपने क्या करना है, सिर्फ सेकंड वर्ब लगाना है। तो ये आपका रूल नंबर 10 है। फिर उसके बाद
रूल नंबर 11 है, ये भी अब देखना, लेस्ट वाले जुमले में शुड को लिखा जाता है ना कि नॉट को। लेस्ट आ गया, नॉट कभी नहीं आएगा। ये अब बात याद रख ले कि सेंटेंस में लेस्ट आ गया तो नॉट नहीं आएगा। देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, नॉट नहीं आएगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। लेस्ट और शुड पक्के दोनों एक सेंटेंस में रिपीट हो सकता है आपके सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंटेंस हो, आप इसको देखें, वर्क हार्ड लेस्ट यू नॉट फेल। अब इसमें शुड का इस्तेमाल कोई नहीं किया हुआ, आपने शुड का इस्तेमाल करना है, नॉट नहीं लगाना, नॉट को हटा देना कि सेंटेंस के अंदर लगा हुआ है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट आया तो लेस्ट के आगे शुड लाजमी आएगा। और शुड किस जगह पे आएगा, आपने सब्जेक्ट आपको दिखाए हैं ही शी इट आई वी यू वाले, तो उनसे बाद आपका शुड लग जाएगा। तो लेस्ट के आगे शुड मस्ट है, तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में शुड लगा होता है, उसमें आपने क्या करना है, बस नॉट वाले सेंटेंस है उसको हटा देना आपने आगे से। फिर रूल नंबर 12 है यूज़ ऑफ दी। ये आप देख लें तो दी का इस्तेमाल बहुत पूछा जा रहा था। एक तो आपको बताया था थर्ड डिग्री जो EST वाली है उसके साथ है, इसके अलावा पूरी जमात के साथ। पूरी जमात कैसे होती है कि कोई एक चीज़ ना आप पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। जैसे देखें, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग या हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। डॉग इज़ अ फेथफुल वफादार एनिमल जानवर है, तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब एक कुत्ते की वफादारी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है या इंडिया के अंदर नहीं है, कुत्ता वफादार है तो पूरी दुनिया में वफादार है। तो ये आप पूरी दुनिया के कुत्तों के बारे में बात कर रहे हो। जब आपकी बात पूरी दुनिया के अंदर हो तो फिर उससे पहले दी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, वुमेन आर ट्रीटेड हार्शली, औरतों को बुरा, औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, इंडिया का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। जब औरतों को पूरी दुनिया के मसाइल, अब औरतों को पूरी दुनिया के साथ, हम पूरी दुनिया की औरतें मुराद हैं तो हम इसे पहले दी लगा देंगे। इसी तरह एक सेंटेंस फेमस बड़ा आता है, रिच शुड नॉट हेट द पुअर, रिच शुड नॉट हेट, और रिच जो है अमीर है, शुड नॉट उन्हें नहीं चाहिए, हेट द पुअर, हेट पुअर भी आता है उन्हें गरीबों को। तो पूरी दुनिया के अमीरों से कहा जाता है कि पूरी दुनिया के गरीबों को वो बुरा भला ना कहें, उनको हेट ना करें, उनको नफरत ना करें। देखिए, रिच भी पूरी दुनिया के है और पुअर भी पूरी दुनिया के हैं। जब मुराद पूरी दुनिया के हो तो उससे पहले हमने दी का इस्तेमाल करना है। ये पूरी जमात है, कौम को ये आती है। इंग्लिश है, इंग्लिश की लफ्ज़ जस्ट द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। इस सेंटेंस को आप देख ले, बहुत पूछा जाता है। द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, द इंग्लिश जो ज़ुबान है, द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज वो ज़ुबान है, ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब जो कौम है, इंग्लिश पीपल उससे मुराद है। तो कौमों के लिए भी दरिया के नाम इंडस है, इसके अलावा सिंध है, किताबों के नाम होली कुरान है। दूसरी डिग्री के साथ अब दूसरी डिग्री के साथ मोर या बेस्ट के पीछे भी दी लिखा जाता है। देखिए, मोर या बेस्ट, अब मोर के बजाय यहाँ पे आप मोस्ट आता है। यहाँ पे गलती होगी, मैं अपनी गलती मानूंगा, मैं आप लोगों को नुकसान नहीं चाहूँगा, ठीक है। मोर के बजाय यहाँ पे मोस्ट आता है। मैंने इसको दोबारा रीड नहीं किया था, लेकिन ये गलती है तो आप इसको अपने काइंडली मोस्ट करना है। मोस्ट या बेस्ट से पीछे भी दी लिखा जाता है। आप देखिए कि सेंटेंस में मोस्ट है तो मोस्ट से पीछे फ़ौरन आप दी लिखें, उसके अलावा बेस्ट लिखा हुआ तो बेस्ट से पीछे भी आप दी लिख दें, ठीक है। ये रूल नंबर 12 आ जाता है। रूल नंबर 13 है एज इफ़ या एज दो के बाद वर या हैड बीन लगता है। अब एज इफ़ या एज दो वाला सेंटेंस आपने देखा है तो उसके साथ आप अब जो सब्जेक्ट है ही शी इट आई वी यू, ये सब्जेक्ट आपको याद हो गए होंगे, पीछे आपने देखे हैं। तो इनके बाद या तो आपने वर का यूज़ करना है या हैड बीन का, इन दोनों में से किसी का भी लगा दें। मैंने एग्जांपल नीचे दी हुई है, ही लुक्ड एज इफ़ या एज दो, दोनों में से जो आए, ही लुक्ड एज इफ़ ही वर मैड या ही हैड बीन मैड। तो अगर एज इफ़ या एज दो सेंटेंस के अंदर आता है तो सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, या तो वर लगाना है या हैड बीन लगाना है। उम्मीद करता हूँ ये रूल भी आपको क्लियर है। फिर इसके बाद रूल नंबर 14 आता है। रूल नंबर 14, अगर इस वाज के बाद फर्स्ट वर्ब लगा तो थर्ड में चेंज कर दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया, तकरीबन हर पेपर में है, ठीक है। तो देखें, इज या वाज, द लेटर वाज, द लेटर इज, पोस्ट, एक वर्ब फर्स्ट वाला लगा हुआ है, आप इसको ईडी में चेंज कर दें, ठीक है, आसान सा। आप इसको ईडी में चेंज कर दें, आप उसको थर्ड वर्ब में चेंज कर दें। द लेटर वाज पोस्ट,
द लेटर वाज पोस्टेड। अगर इज या वाज के बाद फर्स्ट वर्ब आया है, पहला वर्ब है, आप इसको ईडी में चेंज कर दें। तो ये रूल नंबर 14 है। रूल नंबर 15 है, दर्ज झैल इखलाकी नताइज याद कर लें। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको रूल नंबर 16 के नीचे नज़र आएगा। तो ये बाद में मैंने देखा तो इसको मैंने नीचे ऐड कर लिया। पहला, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। दूसरा, एज यूज सो शैल यू रीप। तीसरा है 2 and 2 मेक 4। देखें इन तीनों में आपने क्या गलती, तीनों सेंटेंस आपको नहीं कह रहा पूरे पूरे रट्टा लगा रहे। अगर आपको आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो देखें मैंने अंडरलाइन किया किस जगह का आपने याद रखना है। विन आएगा इसमें, तो विन्स लगाना है आपने। इसी तरह नीचे वाला सेंटेंस है सो है, तो इसके स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, SEEC हो सकता है, SEAC हो सकता है। तो SOU सो करना है आपने। और इसके बाद जो तीसरे नंबर है 2 and 2 मेक 4, इसमें मेड आएगा, MADE। तो मेड को आपने इसको अंडरलाइन करना मैं भूल गया था। तो मेक के आपने मेड के बजाय मेक को याद रखना है, ठीक है। विंस को याद रखें, सो को याद रखें और मेक को याद रखें। फिर रूल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो देखें लिटल, अ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई आसान रूल है ये। बड़ा आप देखें एक ही रूल जो 6 रूल के साथ लिखा हुआ था, मैंने इसको आसान से अल्फाज में आपको आसान सी लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर देखिए आपके सेंटेंस में लिटल यूज हुआ है तो आपने लिटल को काट के आ लिटल लिख देना है, ठीक है। बाकी सेंटेंस सारा आपका ऐसे देखें, ठीक है। अब सेंटेंस आपका लिटल था, लिटल आया सेंटेंस के अंदर, आपने लिटल के साथ आ लिटल लिख दिया। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आ लिटल आता है, देयर इज़ लिटल मिल्क, देयर इज़ लिटल मिल्क, आप चेंज कैसे करेंगे, देयर इज़ आ लिटल मिल्क। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया सेंटेंस आता है देयर इज़ आ लिटल मिल्क, तो आप इसको चेंज आगे कैसे करेंगे, देयर इज़ द लिटल मिल्क। तो तीनों को देखिए मैंने सीक्वेंस में लिखा है, लिटल हो तो आ लिटल लिखें, आ लिटल हो तो द लिटल लिख दें। इसी तरह फ्यू हो तो आ फ्यू लिखें, आ फ्यू हो तो द फ्यू लिखें। मैं किसी कम्प्लेक्शन में आपको डालना नहीं चाह रहा, मैं किसी मुश्किल में नहीं डालना चाह रहा। मैंने आपको बताया मैं पूरी मेहनत करके मैंने कुछ इस तरह असूल लिखे हैं कि आम से आम अल्फाज में बच्चों को समझ आ जाए। रूल नंबर 16 है। रूल नंबर 17 है, वर्थ सीइंग के बाद नाउन को पहले लिखा जाता है वर्थ। देखें वर्थ और सीइंग, ये आप 2 लफ्ज़ याद रख लें। वर्थ और सीइंग के बाद नाउन, आपको अगर नाउन का पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नाउन का नहीं पता तो आप देखें आप आसान से अल्फाज में वर्थ और सीइंग सेंटेंस के अंदर आएगा। तो वर्थ और सीइंग के बाद देखें कौन सा वर्ड लगा है, कौन सा वर्ड लगा है। आप क्या करें, इस वर्ड को उठा के वर्थ सीइंग से पहले ले आए। जैसे देखें दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, ये सेंटेंस लिखा है। वर्थ सीइंग वाला सेंटेंस देखते साथ ही आप समझिए आपका सेंटेंस हल हो गया। कैसे कि वर्थ सीइंग के बाद जो लफ्ज़ भी लिखा हुआ है उसको उठा के आपने वर्थ सीइंग से पहले लिख देना है। तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज़ आ साइट वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग आपका लास्ट में चला जाएगा। ये रूल नंबर 17 है। आगे रूल नंबर 18 है, पास्ट के आगे पास्ट ही लगते हैं, पास्ट के आगे पास्ट। अब आपको पास्ट भी नहीं पता टेंस, बहुत से बच्चे ऐसे सुन रहे हैं जिनको ग्रामर का कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी सुन रहे हैं कि जिनको ग्रामर का बहुत कुछ पता है, उनको फ़ौरन से समझ आ जाएगा। लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने लिखा है, एक साइड पे प्रेजेंट लिखे हैं, एक साइड पे पास्ट लिखे हैं। तो देखें अगर आपके सेंटेंस में विल है तो आप वुड में चेंज करें, कैन है तो कुड में चेंज करें, इज़ है तो वाज में चेंज करें, हैज़ है तो हैड में चेंज करें, प्ले है तो प्ले में चेंज करें, प्लेड में चेंज करें। मतलब ये कि फर्स्ट वर्ब है तो उसको सेकंड में चेंज कर दें। जैसे देखें आपने चेंज कहाँ पे करनी है, फर्स्ट वाले सेंटेंस को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला आएगा। जैसे देखें द टीचर सेड, इसको आपने नहीं ये लाना, लेकिन आगे देखें आगे क्या विल लगा है, कैन लगा है, इज लगा है, हैज़ लगा है या फर्स्ट वर्ब लगा है, लगा है। अब देखें फर्स्ट वर्ब नजर नहीं आता, विल कैन इज हैज़, ये 4 लफ्ज़ आप देख लें। तो फिर ही वाज गोइंग आउटसाइड। अब देखें सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है तो आपने इसको अगला भी पास्ट में चेंज करना। अगला कैसे चेंज करेंगे, ही विल होगा ही वुड कर देंगे, ही कैन होगा ही कुड कर देंगे, ही इज होगा तो ही वाज कर देंगे, ही हैज़ होगा तो ही हैड कर देंगे। तो ये इस तरह सेंटेंस आपने चेंज करना है, ठीक है। रूल नंबर 18 है। रूल नंबर 19 है, वन के बाद आगे वन या वंस को लिखा जाता है, वन के बाद आगे वन या वंस को लिखा जाता है। देखें रूल नंबर 19 में वन आता है तो वन
के आगे आपने हमेशा आसान सी बात, चलो छोड़ो, आपको बता दिया। वन आ गया तो वन से आगे हिज को नहीं लिखना आपने, वन से आगे हर होगा उसको नहीं लिखना आपने। हिज या हर होगा या दियर होगा, तीन लफ्ज देख लें आप। HIS हिज होगा, ज़्यादातर हिज होगा, 90% हिज लिखा होगा, या हर होगा HER हर, या THEIR दियर लिखा होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी लफ्ज लिखा है, इसको काट के आपने वंस लिख देना, ONES वंस। ये वन का रूल है। फिर उसके बाद 20 है। दर्ज आयल प्रेपोजिशन को याद कर लें। देखें रूल नंबर 20 में ये प्रेपोजिशन आपने देखनी है, ये प्रेपोजिशन आपने पक्की तैयार कर लें, क्योंकि मैंने बहुत से सेंटेंसेस, बहुत से पेपर देखे हैं जो आपकी प्रेपोजिशंस के मतलब आते हैं। ठीक है, कैसे कि सक्सीड होगा तो सक्सीड के आगे इन होगा, कोई और लफ्ज़ नहीं लगाना आपने। प्रिवेंट होगा तो प्रिवेंट के आगे आपने फ्राम लगाना है। प्रोहिबिट होगा तो आपने इसके आगे फ्राम लगाना है। विद अ व्यू टू होगा तो विद अ व्यू टू के आगे भी आपने, ये है कि इन सारे जो आपकी प्रपोजिशन आगे विद अ व्यू के आगे टू आएगा, वॉक्स के आगे ऑन आएगा, डाइड के आगे बाय आएगा, ट्रस्ट के आगे इन आएगा, काइंड के आगे टू आएगा, लॉन्ग्स के आगे फार आएगा और ब्लाइंड के आगे इन आएगा। तो देखें कुल मिला के सिर्फ आपको 10 बता रहा हूँ, ये 10 लफ्ज़ याद रखें। और अक्सर जो आपके पेपर्स हैं उसमें ये जो लफ्ज़ आए हुए हैं, ये लफ्ज़ आपके एक कम अज़ कम जो है ये 2 सेंटेंस लाजमी रिपीट हुए हैं, 2 तो 3 सेंटेंस। तो ये आपको 10 लफ्ज़ बताएं, इन 10 में से लाजमी रिपीट हो जाएगा अगर आपके प्रेपोजिशन से अंदर से आता है। तो इन लफ्ज़ को आप याद रखें। इसके अलावा एक और रूल है जो इससे आगे शायद मुझसे स्किप हो गया, तो ये रूल इंजॉय और इवेंज वाला देखें आप। इंजॉय और इवेंज वाला ये भी बहुत बार पूछा गया पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये बाद में मेरे माइंड में आया था तो इसको मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। इंजॉय और इवेंज के बाद ये तब्दीली होगी, इवन इंजॉय और इवेंज। अब देखें अगर सेंटेंस के अंदर इंजॉय आता है या सेंटेंस के अंदर इवेंज आता है, इवेंज कहते हैं बदला लेने को, इंजॉय आपको पता लुत्फ उठाने को कहते हैं। अगर ये दोनों रिपीट होते हैं तो फिर आप देखें आपने इनसे आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चे बोलेंगे हमें नहीं पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत से बच्चे मुझे ऐसे सुन रहे हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर का कुछ पता नहीं है। तो उनके लिए मैंने आगे सेंटेंस लिखे हैं। अगर ही है तो उससे आगे हिमसेल्फ लगाएं, शी है तो हर सेल्फ लगाएं, वी है तो आर सेल्फ लगाएं, आई है तो माई सेल्फ लगाएं, दे है तो देम सेल्फ लगाएं। ये अगले अब मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए। अच्छा अब अगला मेथड है इनको लगाना कैसे है। जैसे कि सेंटेंस पीछे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटेंस लिखे एग्जांपल के लिए, ही अवेंज ऑन द किंग। सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ही अवेंज्ड है, वैसे ही अवेंज्ड ऑन द किंग। अब अवेंज्ड वाला सेंटेंस है या ही इंजॉयड आ जाता है। अगर इंजॉय या इवेंज दोनों में से कुछ भी आया है तो आप क्या करेंगे, आप पीछे सब्जेक्ट को देखिए कौन सा है। ही है तो इवेंज के आगे हिमसेल्फ लगा दें, शी है तो इवेंज के आगे हर सेल्फ लगा दें, अगर वी है तो इवेंज के आगे अवर सेल्फ लगा दें, अगर आई है तो इवेंज के आगे माई सेल्फ लगा दें, अगर दे है तो इवेंज के आगे आप देम सेल्फ लगा दें। इवेंज के आगे या इंजॉय के आगे लगाना है। तो ये एक रूल इसका रहता था। तो इसमें मैं आपको जितने रूल्स हैं मैंने पूरी कोशिश की है जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है मैं आपको समझाऊं। और इसमें आप लोगों को यकीनन मेरी जो एफर्ट है, मेरी जो कोशिश है और मेरा जो आप लोगों के लिए खलूस है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी जितनी हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूँगा। लेकिन इतना आपसे ज़रूर कहूँगा, अगर आपको लगे कि आपने वीडियो आपको समझ आई है, मैंने एक अच्छी कोशिश की है, मैंने एक अटेम्प्ट अच्छी की है, तो काइंडली आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा नहीं ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे अगले बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है कि अगले बंदे ने अगर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगा के आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, आप लोगों को अच्छे से समझाया है, अगर आप लोगों को उसने इतना वक्त दिया है, अगर आप लोगों को अगर इतनी अच्छी रहनुमाई की है, अगर आपको लगता है कि उसने अच्छी रहनुमाई की है, तो काइंडली उस इंसान के लिए, सिर्फ मेरा नहीं किसी की भी आप ऐसे वीडियो सुने, अगर आपको लगे आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको समझ आए, तो काइंडली उसकी अप्रिसिएशन के लिए आपको लाजमी उसकी वीडियो को लाइक करना पड़ता है। इससे हमें तो नहीं लेकिन दिली तौर पे खुशी होती है कि मेरी जो वीडियो है
वो लोगों को पसंद आ रही है, मेरी जो एफ़र्ट है वो पूरी हो रही है। बाकी इसके अलावा कोई मसला नहीं, जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों की मैं रहनुमाई करता रहूँगा। ये जितने टॉपिक्स थे मैं उन सब टॉपिक्स को मैंने कोशिश करके मैंने हर टॉपिक पे जितनी रहनुमाई कर सकता था आप लोगों की है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सब के पेपर्स जो हैं वो बहुत आसान आए और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आप उनको अच्छे नंबरों के साथ पास करें। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।